करते हैं चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही छोटा चैप्टर है और अच्छे से कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। आइए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम फोर्स की। तो फोर्स क्या होता है आपको समझाया जाए तो फोर्स सिंपल भाषा में पुल और पुश। जब भी हम किसी चीज़ को खींचते हैं या धकेलते हैं अपनी तरफ या अपने से दूर, तो उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ठीक है। अब फोर्स से रिलेटेड कई सारे हमारे लॉज जो हैं आएंगे, जो हमारे मोशन में स्टडी किए जाते हैं, तो उनको एक एक करके हम स्टडी करेंगे। उससे पहले यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे देखो, ये लड़का जो है धकेल रहा है, पुश कर रहा है इस कार्ट को, तो फोर्स है यहाँ पर। हम ड्रॉअर को बाहर खींचते हैं तो ये भी क्या हुआ? पुल करते हैं हम, तो ये भी फोर्स कहलाएगा। यहाँ से हम स्टिक से इस बॉल को हिट करते हैं तो ये भी एक फोर्स का एग्जाम्पल है। स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, वो भी एक फोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है। इसी तरीके से हमने बॉल को यहाँ पर देखो कंप्रेस किया, तो ये भी एक एग्जाम्पल है फोर्स का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी और चीज़ें समझते हैं कि फोर्स से आपका क्या क्या होता है, वो समझते हैं सबसे पहले। ठीक है। फोर्स की वजह से ना आपकी कोई चीज़ जो रेस्ट पे है वो मोशन में आ सकती है ना। और कोई चीज़ मोशन में है तो वो रेस्ट पे आ सकती है। ये बात क्लियर हुई? ठीक है। दूसरा, हम स्पीड चेंज कर सकते हैं किसी चीज़ की, या फिर वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ चल रही थी, बॉल स्पीड 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, इसको मैंने हिट करा फोर्स से, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो मान लो 5 हो गई, तो हमारी यहाँ पर स्पीड इंक्रीज़ हो गई। डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है। जैसे मान लो बॉल इस तरफ जा रही थी, मैंने बैट से हिट करा, और बैट से हिट करने के बाद बॉल इस तरफ शिफ्ट हो गई, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज। तो स्पीड भी चेंज हो जाएगी, है ना, तो वो वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है। और क्या हो सकता है? शेप चेंज हो सकती है आपकी। फॉर एग्जांपल, ये एक मिट्टी का बना हुआ कुछ था, चिकनी मिट्टी का, ऊपर फोर्स लगाया गया तो ये टेढ़ी हो गई, तो शेप इसकी चेंज हो गई, तो दैट इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ फोर्स। फोर्स की वजह से ये सारे चेंजेस आपके पॉसिबल है। ठीक है। चलो वापसी आ जाते हैं। अब दो तरीके के फोर्स होते हैं, एक होता है बैलेंस और एक होता है अनबैलेंस। इसको भी मैं अच्छे से एग्जांपल से समझा देता हूँ आपका कैसे क्या होता है। अब सपोज करो एक टग ऑफ वॉर चल रही है। ठीक है। ये बीच का वो है। ठीक है। अब यहाँ पर एक लड़का है और यहाँ पर भी एक लड़का है। ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, और दोनों ना फोर्स इक्वली लगा रहे हैं। सपोज करो ये भी 5 न्यूटन का लगा रहा है और ये भी 5 न्यूटन का। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है ना, तो दोनों 5-5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या ये जो कपड़ा बीच में लटका हुआ है इसकी तरफ जाएगा या इसकी तरफ जाएगा? तो आप श्योरिटी से कहेंगे कि ये कहीं पर भी नहीं जाएगा, क्योंकि लगने वाला फोर्स दोनों साइड बराबर है और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, जिसकी वजह से ये फोर्स इसको कैंसिल आउट कर देगा। ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? बैलेंस फोर्स। बैलेंस हो गया एक दूसरे फोर्सेस की वजह से। ठीक है। अब सपोज करो इसी केस के अंदर मैं यहाँ पर दो लड़के लगा दूँ और दोनों जो हैं 5-5 न्यूटन से खींचते हूँ, है ना, और यहाँ पर एक लड़का है। तो अगर मैं पूछूंगा तो ये कपड़ा कहाँ जाएगा, तो आप श्योरिटी से कहेंगे यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ वाला फोर्स इस वाले फोर्स को कैंसिल आउट नहीं कर पा रहा है, बैलेंसिंग नहीं है दोनों साइड। तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा और ये वाला फोर्स छोटा होगा। तो दैट वाई नेट रेजिस्टेंस यहाँ पर निकल कर आए, नेट रेजिस्टेंस कह लो, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में निकल कर आएगा, जो कि 5 न्यूटन होगा। कैसे? 5 और 5 10 न्यूटन था, और इधर 5 न्यूटन था, माइनस कर देंगे तो 5 न्यूटन। ऐसे फोर्स जो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाते हैं उन्हें हम अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। अब यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर एक ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक का वजन जो है नीचे लग रहा होगा। ठीक है। वेट बोल सकते हैं हम, mg भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से एक फोर्स ऊपर डायरेक्शन में भी लगता है। ठीक है, जिसे हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं या नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। ये बिल्कुल इसके बराबर होता है। दैट्स वाई ये सब्सटेंस आपका अपनी पोजीशन पर मेंटेन रहता है। अगर सपोज करो कि नॉर्मल रिएक्शन से वेट ज़्यादा होता तो ये चीज़ नीचे गिर जाती, और अगर कम होता तो ये ऊपर हवा में उड़ जाती। सिंपल सी बात है ना। यहाँ देखो, यहाँ ये लोग खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं बॉक्स को, तो इन्होंने हल्का सा फोर्स लगाया, तो जितना इधर लगाया बॉक्स ने भी उतना ही फोर्स इधर लगाया। दैट्स वाई ये बॉक्स मूव नहीं करा। ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया फोर्स,
तो फ्रिक्शनल फोर्स और थोड़ा सा बढ़ गया, अब भी कैंसिल आउट हो गया, जिसकी वजह से आगे हो नहीं पाया। लेकिन अब इन्होंने ज़्यादा फोर्स लगाया और बदले में इसकी एक लिमिट होती है, वो उस लिमिट के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। तो अब क्या, इनका फोर्स ज़्यादा है और बॉक्स का फ्रिक्शनल फोर्स कम है, तो दैट्स वाई बॉक्स आगे की तरफ मूव कर जाएगा। इसे ये अनबैलेंस हो गया, ये बैलेंस कंडीशन थी, ये अनबैलेंस कंडीशन हो गई है। ठीक है, चलो, हो बहुत इजी काम है ये, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है गैलीलियो ने दिया था, और गैलीलियो ने स्टडी करके जो है ना, उससे बेसिस पे न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ भी क्रिएट करा था। अब जरा देखते हैं क्या है, थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक तरीके का सिस्टम है ये यहाँ पर और एक ऐसे। ठीक है, अब कहा गया कि अगर मैं यहाँ से एक बॉल छोड़ता हूँ तो वो लुढ़क कर जाएगी और ऊपर चढ़ जाएगी यहाँ तक में। एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होना चाहिए, बाहर से किसी भी प्रकार का, एयर का, ग्रेविटी का, इन सब का फोर्स नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सेम हाइट पर जाकर ही रीच करेगा। यहाँ एच हाइट है तो यहाँ पर भी एच हाइट है। ठीक है, अब सेकंड केस क्या करते हैं, थोड़ा सा ना इंक्लिनेशन बढ़ा देते हैं। अब ये तो सेम पहले वाला ही था, अब इसका थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बॉल छोड़ी गई, तो यहाँ से बॉल छोड़ी गई तो ये कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा, है ना। सेम हाइट पे ही ट्रैवल करेगा, जब तक ये सेम हाइट पर नहीं पहुँच जाता तब तक ये बॉल चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। अब नोट करने वाली बात क्या है, ये मान लो 5 मीटर था, ये 5 मीटर ऊपर चढ़ी। ठीक है, अब इस केस में भी क्या 5 मीटर होगा, नहीं, 5 मीटर से तो ज़्यादा होगा, मान लो 7 मीटर है। ठीक है, अब एक और दोबारा और केस लेते हैं। मान लो ये डिस्टेंस अभी भी सेम रखा, इसको और ज़्यादा इंक्लाइन कर दिया, तो यहाँ से बॉल लुढ़काऊंगा मैं तो सेम हाइट पे पहुँचने के लिए डिस्टेंस क्या होगा, इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, अब सपोज करो ये अब जो है बिल्कुल ऐसे है, ये ऐसे जा रहा है, तो अब ये बॉल ऐसे लुढ़काई तो क्या कभी इस हाइट पर ये पहुंच पाएगी, बिल्कुल नहीं, है ना। इन्फिनाइट पे जाकर मिलेगी, अगर मिलेगी तो यानी कि ये रुकेगी ही नहीं कभी भी, डोंट स्टॉप, रुकेगी नहीं है, नेवर स्टॉप, है ना, कभी रुकेगी नहीं। तो गैलीलियो ने समझाया भैया अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो किसी चीज़ पर तो वो बॉडी कंटिन्यूसली मोशन करती रहेगी। इसको समझाने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर एक बॉल को मैंने यहाँ से लुढ़काया एक फ्लैट सरफेस पे, ठीक है, तो ये बॉल ना कंटिन्यू चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी और कभी भी रुकेगी नहीं, क्योंकि इस हाइट पर ये पहुंच ही नहीं पाएगी कभी भी, है ना। इतनी हाइट पे पहुंचने के लिए इसे कोई सरफेस चाहिए होगा जो थोड़ा, लेकिन ये फ्लैट है तो दैट्स वाई वो कभी भी इस हाइट पर नहीं पहुंच पाएगी। तो क्या बना इसके अंदर, सीधी सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, अगर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा दोगे तो बॉल रुक जाएगी। फॉर एग्जांपल ये बॉल लुढ़क रही थी, यहाँ एक बड़ा सा ब्लॉक रख दिया, उससे टकरा कर बॉल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया। समझ गए। तो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट दिया था और न्यूटन ने उससे रिलेटेड एक लॉ बना दिया कि कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी। सपोज करो बॉल रुकी हुई है तो रुकी रहेगी जब तक इसे हम लात नहीं मार देते हैं ना, या कोई बाहर से प्रेशर व्रेशर या फोर्स नहीं लगा देते। ठीक है, और कोई बॉल जो है वो चलती जाएगी कंटिन्यूस सरफेस पर, वो कभी नहीं रुकेगी। अब कहोगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस हो ना तो आपकी बॉल कभी भी नहीं रुकेगी, अदरवाइज एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जो इस बॉल को धीरे धीरे रोक देता है। ठीक है, तो होप आपको फर्स्ट लॉ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी था, मैंने अच्छे से इसको पूरा समझा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है। ठीक है, इनर्शिया एंड मास। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है वो समझते हैं सबसे पहले। मास तो आपको पता ही है ना, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ही हम मास बोलते हैं कि कुछ होता है। इनर्शिया क्या होता है अब देखो समझते हैं।
इनर्शिया मास से ही रिलेटेड होता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है ना तो वो अपनी पोजीशन को रेस्ट में ही बनाए रखने की कोशिश करता है, ठीक है। अब और कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करती है। उसको रेस्ट में लाने के लिए हमें ग्रेट अमाउंट ऑफ फोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो अपने आप को वो स्टेट में मेंटेन करना चाहती है, फॉर एग्जांपल रेस्ट वाली बॉडी अपने आप को रेस्ट में मेंटेन करना चाहती है और मोशन वाली बॉडी अपने आप को मोशन में मेंटेन करना चाहती है। इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। मान लो ये कोई बॉडी है ऑब्जेक्ट, अब जब तक इस पर फोर्स नहीं आएगा ना ये मोशन में नहीं आएगी, ये अपनी रेस्ट में बनी रहेगी। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। अब समझो ये ना 5 किलो का एक सब्सटेंस है और यहाँ पे एक 500 किलो का सब्सटेंस। क्वेश्चन ये आया कि इनर्शिया किसका ज़्यादा है। भाई ये इजीली, इनर्शिया का मतलब क्या है, जो अपनी स्टेट को बनाए रखे, है ना। मान लो मैं इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, सपोज करूँ, है ना, और इस पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। कौन सा खिसक सकता है, ये खिसक जाएगा। तो इसने अपनी रेस्ट की पोजीशन जल्दी छोड़ दी एज कंपेयर टू दिस, है ना। तो जिसने जल्दी अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी उसका इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम। और ये अभी भी मेंटेन है, देखो 20 लगाओगे तब भी, 30 लगाओगे तब भी, है ना, फोर्स बढ़ाते रहो, ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहा रेस्ट की। तो इसका मतलब है ये इनर्शिया इसका ज़्यादा है, समझ गए। तो एक ऐसी एक छोटी सी कार और एक ट्रेन, किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा आप खुद बता सकते हैं। इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। तो इनर्शिया जो है ना मास से ही रिलेटेड है, या मास जो है इनर्शिया से रिलेटेड, दोनों एक दूसरे के काउंटर्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको मोमेंटम समझना होगा। मोमेंटम समझते हैं। मोमेंटम है आपका पी से डिनोट होता है और इसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी। ये एक तरीके से इस तरीके की बात हम कह सकते हैं कि सपोज करो एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बड़ी तेज़ी से, तो उसको उसके फोर्स जो हमें उसे रोकने के लिए ना, इस बॉडी को रोकने के लिए ना दो चीज़ें कंसिडर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इसका मास, ठीक है, हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तभी तो ये बॉडी रुकेगी ना, ये रुकेगी, है ना। और दूसरा ये किस स्पीड से आ रहा है। दोबारा समझिए, ये बॉडी मोशन कर रही है, तो इसको मेरे को अगर स्टॉप करना है तो इसको स्टॉप करने के लिए मेरे को दो फैक्टर कंसीडर करने पड़ेंगे। इस बॉडी का मास क्या है और इस बॉडी की वेलोसिटी क्या है। उसी के हिसाब से आप जो है फोर्स की वैल्यू एडजस्ट करेंगे, है ना। और तभी जाकर जो है इसके मोशन में चेंजेस आएगा, या तो आप बढ़ाएंगे या कम करेंगे। तो इसी चेंज को कि कितनी स्पीड कम कर दी कितनी ज़्यादा कर दी टाइम के रिस्पेक्ट में, वो फोर्स के बराबर होता है। यानी कि चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज इक्वल टू फोर्स। यही हमारा सेकंड लॉ है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर एक कार थी, तो आपको पता है कार का मास भी ज़्यादा होता है और कार स्पीड में आ रही होगी, तो इसलिए फोर्स ज़्यादा होगा। लेकिन अगर एक बात करते हैं बॉल की, छोटी सी रबड़ की बॉल की, तो उसका मास भी कम होगा और स्पीड मान लो उसकी कार के मुकाबले तो कम ही रहेगी या ज़्यादा भी हो सकती है। तो उसमें क्या होगा, फोर्स आपका कम लगेगा, है ना। तो यानी कि यहाँ मोमेंटम कम होगा और यहाँ पे मोमेंटम आपका कार वाले केस में ज़्यादा होगा। तो सिंपल है, इसलिए फॉर्मूला मोमेंटम का बनता है मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर। और ये फॉर्मूला आपका चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट का मतलब होता है टाइम के कंपैरिजन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। सिंपल है। अब जरा इसके अंदर ना एक इस पे और ध्यान दिया जाए, ये काफ़ी पेपर में इम्पोर्टेंट होता है, ये आएगा भी। तो हमें प्रूव करना होता है कि फोर्स जो है m इंटू ए के बराबर होता है। तो वो समझते हैं सबसे पहले, है ना। तो करते हैं कैसे होएगा, आ जाओ। अभी हमने पढ़ा चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स बटे में टाइम। मान लो कोई चीज़ शुरुआत में 0 पे थी, 0 सेकंड पे, और बाद में उसे डिस्टेंस कवर करा t, ठीक है।
अब बात करते हैं मोमेंटम वन की। मोमेंटम वन होगा m1v1 और मोमेंटम टू होगा m2v2। अब मास तो चेंज होता नहीं है किसी बॉडी का, तो m मान लेते हैं mv1 और इधर हो जाएगा mv2। अब ये वैल्यूज़ जो है इस फॉर्मूले में रखी जाएगी। चेंज इन मोमेंटम यानी कि p2 माइनस p1 है ना, और बटे में t2 माइनस t1 इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कर लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल डायरेक्टली। p2 की वैल्यू रखो बेटा, कितनी आएगी mv2, इसकी आएगी mv1, t2t माइनस 0 इक्वल टू डायरेक्टली इक्वल टू कर लेते हैं, यहाँ पर एक k लग जाएगा f। ठीक है, कहीं पे भी मान लो, k इधर भी मान सकते हो आप, इधर भी मान सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। m कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो m कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा v2 माइनस v1 अपोन में नीचे t बचा इक्वल टू में kf, या ये k इधर भी ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखो, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आ गई हमारी m में, इफ़ k इज़ इक्वल टू 1, k की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं। तो f का फॉर्मूला m में यहाँ से हम डिड्यूस कर सकते हैं। 3 नंबर का ये पेपर में आता है। ठीक है, चलो आगे 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 आगे। f की यूनिट वो होती है, हाँ ठीक है। लास्ट है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है वो देखते हैं कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। ठीक है, जैसे समझते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर। यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसको देखते हैं हम। जब भी आपने कहीं फिल्मों वगैरह में बंदूक चलते हुए देखी होगी, या आपने कभी लाइव एक्सपीरियंस किया होगा चलाते समय, तो गोली इधर जाती है और झटका पीछे की तरफ लगता है। ठीक है, तब जाके बैलेंसिंग हो पाती है। तो ये एक्शन था और ये रिएक्शन है, दोनों बराबर होते हैं। जितनी तेज़ी से गोली जाती है उतनी तेज़ी से बंदूक पीछे आती है। ठीक है, और डायरेक्शन इसकी यहाँ है तो इसकी यहाँ होगी। और कोई एग्जांपल? हाँ जी सर जी, हैंगे और एग्जांपल। यहाँ देखो, ये बंदा जैसे ही आगे की तरफ कूदता है ऐसे, ये एक्शन हुआ, और बोट कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी उतनी ही स्पीड से, उसे रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, इस बंदे ने इसके पास करेगा तो ये एक्शन होगा। ये लड़की जो है इस तरफ ट्रॉली के साथ मूव करेगी, और लड़का बाय डिफ़ॉल्ट पीछे की तरफ जाकर मूव करेगा, उसे हम रिएक्शन बोलेंगे। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इजी था, आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा जो आपके बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। खैर 9th में तो बोर्ड नहीं है, आपके फाइनल के लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।